गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने जर्नल एंट्री ऑन जीएसटी का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसकी बैकग्राउंड मैंने आपको फंडामेंटल कुछ क्लियर किए थे। एक बार दोबारा से फिर मैं बता देता हूं और कोशिश करेंगे कि आज इस टॉपिक को हम फिनिश कर लें। जीएसटी जैसा कि आप जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको लाने की दो मेजर रिक्वायरमेंट थी। एक रिक्वायरमेंट ये थी कि पुराने टैक्स सिस्टम के अंदर जिस वैल्यू पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है वो अगेन एंड अगेन एट ईच स्टेज दोबारा से टैक्सेबल होता था और टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता था। इस चीज़ को मैंने एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन किया था कि गुड्स के ओरिजिन से अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, ओरिजिन अगर हम बोलें तो जो मैन्युफैक्चरर है और अल्टीमेट डेस्टिनेशन यानी कि जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, जो उसका उपयोग करता है, वो बायर। तो कई सारी स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज पर जो सेलर है अपना अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद एक सेल वैल्यू तय करता है। गवर्नमेंट हर उस सेल वैल्यू पर अगेन एंड अगेन टैक्स रिकवर करती थी। इस बात को नहीं कंसीडर किया जाता था कि कुछ वैल्यू पर ऑलरेडी टैक्स गवर्नमेंट के हाथ में जा चुका है, तो इट विल रिजल्ट ए कास्केडिंग इफेक्ट। तो एक तो मेजर कारण यही था। दूसरा मेरा कारण ये भी था कि किसी भी देश के लिए बिजनेसेस का सर्वाइवल करना बेहद ज़रूरी है और बिजनेसेस का सर्वाइवल संभव तभी है कि अगर आप एक ऐसी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करें देश के अंदर जो बिजनेसमैन के लिए हेल्पफुल हो, वो बेकार के कामों में ना उलझा रहे। और हमारे देश में क्या हुआ करता था कि किसी भी बिजनेस हाउस के ऊपर 85 तरह के एक्ट काम करते थे। उन एक्ट की वजह से कुछ स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट हुआ करते थे, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट हुआ करते थे। उन एक्ट की वजह से वो अपना ध्यान बिजनेस को बढ़ाने में नहीं दे पाता था और उन एक्ट के अंदर ही उलझा रहता था कि हर एक एक्ट के अंदर उसे रजिस्ट्रेशन कराना है, हर एक एक्ट का उसे प्रोसीजरल पार्ट सेटिस्फाइड करना है। तो दो मेजर कारण थे और जब जीएसटी आया तो इसे एक बहुत बड़े टैक्स रिफॉर्म की तरह देखा गया। क्यों जरूरी है ये सब चीज़ें जानना? क्योंकि जब आज हम जनरल एंट्री की बात करेंगे तो वो बेसिक नॉलेज काम आनी है इन चीज़ों को समझने के लिए। पहले कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती थी और कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती थी। तो ये मैंने बताया भी था कल के लेक्चर में कि हमारा जो देश है फेडरल कॉन्सेप्ट पर बना हुआ है। फेडरल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अलग अलग शक्तियाँ बटी हुई हैं और उन शक्तियों के पास अपने सर्वोच्च अधिकार हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि कौन बड़ा कौन छोटा। आप जिस सत्ता को भी संभाल रहे हैं उसमें आप सबसे बड़े हैं। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो कहने में ये आ सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मुकाबले स्टेट गवर्नमेंट छोटी है, बस ये कहने में ही आ सकता है। अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी अधिकार क्षेत्र में जो भी एरिया आता है तो वो सर्वोच्च पावर है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी दखलंदाजी नहीं कर सकती है। तो पहले टैक्स सिस्टम में क्या हुआ करता था कि कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। तो काफ़ी कोशिश की गई कि कास्केडिंग इफेक्ट ना किया जाए, टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगाया जाए, तो एक सेट ऑफ का प्रोविज़न दिया जाए। लेकिन वो सेट ऑफ का प्रोविज़न संभव इसलिए नहीं था क्योंकि अगर कोई टैक्स आप पहली स्टेज पर स्टेट गवर्नमेंट को दे के आए और सेकेंड स्टेज पर कोई टैक्स आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई कारण नहीं था कि जो स्टेट गवर्नमेंट को आप टैक्स दे के आए वो आपका रिफंड करे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही दोबारा से टैक्स जाता तो वो ये सोच सकती थी कि पहली स्टेज पर जो आप टैक्स दे के आए हैं उसे हम लोग सेट ऑफ कर लें, क्रेडिट दे दें, ठीक है।
तो दैट्स वाई जीएसटी को लाने की एक बेहद ही इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट पड़ी गवर्नमेंट के सामने। और एक देश एक कानून एक टैक्स सिस्टम के नारे के ऊपर ये जीएसटी था। लेकिन जैसे मैंने कल की क्लास में भी बताया था आपको, तो बहुत ज़्यादा क्योंकि जब तक सारी स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट ना ले ली जाए तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट के सामने ये समस्या थी कि कहीं हमारा जो रिवेन्यू है वो पहले के मुकाबले कम ना हो जाए। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्हें गारंटी दी थी। तो ये सब चीज़ें तो खैर जब हम जीएसटी सी इंटरमीडिएट में डिस्कस करेंगे तो उस समय की बातें हैं। मैं तो केवल यहाँ पर जितना आपके यहाँ पर काम का है उतना ही एक्सप्लेन करूँगा। तो 4 तरह के जीएसटी होते हैं, एक सीजीएसटी और एसजीएसटी, एक आईजीएसटी और चौथा है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी जो यूनियन टेरिटरी हैं विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे दिल्ली सरकार भी आपकी यूनियन टेरिटरी में आती है लेकिन इसकी खुद की एक सरकार है, तो ये है लेजिस्लेटिव, ठीक है। इसके अलावा हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यूनियन टेरिटरी है वो, अभी जब पीछे संशोधन हुआ था तो, लेकिन वहाँ की अपनी एक सरकार चुनी हुई है, तो वो यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन अगर हम लद्दाख की बात करें तो जब जम्मू एंड कश्मीर का विभाजन हुआ था तो लद्दाख की बात करें तो वो यूनियन टेरिटरी है, उसमें कोई सरकार नहीं चुनी जाती। तो जब मैं यहाँ पर यूनियन टेरिटरी की बात करूँगा तो इसका मतलब है यूनियन टेरिटरी वो जो विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इस पर्पज के लिए स्टेट गवर्नमेंट ही ट्रीट की जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं कि सर कौन सा टैक्स कब एप्लीकेबल होगा। तो जब भी आप, क्योंकि टाइप ऑफ सप्लाई 2 तरह की है, एक है आपकी विद इन द सेम स्टेट और फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो विद इन द सेम स्टेट को हम कहेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई और फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट को कहेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। तो अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात करते हैं तो 2 टैक्स लगेंगे आपके ऊपर, सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्योंकि जैसे मैंने आपको कल की क्लास में फंडामेंटल में बताया था कि पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे, उसमें कुछ राज्य सरकारों के द्वारा लिए जाते थे, कुछ आपके केंद्र सरकार के द्वारा लिए जाते थे, क्योंकि दोनों ही तरह की गवर्नमेंट को अपने रिकवरी करने का पूरा अधिकार है और सरकारें तभी चल सकती हैं जब उनके पास इनकम आए। तो अब इन्होंने क्या किया कि एक ही टैक्स लगेगा लेकिन आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अभी हम इस चीज़ में नहीं फंसेंगे कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, क्योंकि जनरल एंट्री में उसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो जब जीएसटी की हम डिटेलिंग में जाते हैं तो यूजफुल रहता है वो सब चीज़ें, उसमें तो फिर बहुत क्लासेस भी लगती हैं। तो फिलहाल हमें ये देखना है कि अगर विद इन द स्टेट है तो एक सीजीएसटी लगेगा और एक आईजीएसटी लगेगा। सपोज कीजिए किसी प्रोडक्ट पर 12% का जीएसटी है तो आधा सीजीएसटी लगेगा और आधा एसजीएसटी लगेगा। और अगर यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली है तो भी उसमें यही होगा, आधा सीजीएसटी लगेगा और आधा एसजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो आधा सीजीएसटी लगेगा, आधा यूटीजीएसटी लगेगा। लेकिन जब हम इंटर स्टेट की बात करते हैं, यानी कि फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट की बात करते हैं, तो एक ही टैक्स लगेगा, वो आईजीएसटी। लेकिन वो भी फर्दर जब हम डिस्ट्रीब्यूशन में चैनल में जाते हैं तो वो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाता है और आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाता है। लेकिन एंट्रीज में आपको आईजीएसटी यूज करना है, क्योंकि हमारा फिलहाल जो पर्पस है वो केवल जनरल एंट्री की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन आईजीएसटी का कैसे होगा हमें उसे कंसीडर नहीं करना है। लेकिन परसेंटेज नहीं याद करनी आपको, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन होगी, वो पॉसिबल नहीं है कि आप याद कर पाएँ कि किस प्रोडक्ट पर क्या परसेंटेज है। इवन वो सीए इंटरमीडिएट सीए फाइनल में भी रेलेवेंट नहीं है, कोई याद कर ही नहीं सकता। हजारों लाखों तरह के प्रोडक्ट हैं,
कुछ प्रोडक्ट पर 0% है, कुछ प्रोडक्ट पर 1% है, 5%, 12%, 18%, 28%, इस तरह के रेट हैं। तो हाउ यू कैन लर्न कि आप सारे के सारे प्रोडक्ट जिन लोगों ने बना दिए उनसे ही याद नहीं होंगे, तो आपसे तो क्या याद होंगे, वो सब लोग लिस्ट लेके बैठे रहते हैं। तो परसेंटेज याद नहीं करनी है, आपको दिया रहेगा। क्लियर है? अब हम सीधे आते हैं काम की बात पर कि जो जीएसटी का जो मेन फोकस है वो क्रेडिट सिस्टम पर है। क्रेडिट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जब एक व्यक्ति जब गुड्स परचेज करता है, जब एक व्यक्ति कोई गुड्स परचेज करता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं कि अगर कोई ए है, ए से गुड्स चला, ठीक है, उसके बाद बी तक पहुंचा वो, और बी ने अपना कुछ वैल्यू एडिशन किया, उसके बाद वो सी तक पहुंचा और सी ने कुछ वैल्यू एडिशन किया और वो अल्टीमेटली डी तक पहुंचा, और डी जो है मैं मान के चल रहा हूँ कि इट इज़ द अल्टीमेट कंज्यूमर। इसे हम कह सकते हैं, ए को हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर होगा, ये होलसेलर होगा, ये होलसेलर होगा, ये रिटेलर होगा और ये कंज्यूमर होगा। एक्चुअली जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड कंज्यूमर टैक्स, अगर कभी एक नंबर में आए तो जीएसटी ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि अल्टीमेटली टैक्स रिकवर होना चाहिए जब वो कंज्यूम हो, ठीक है ना, उस जगह रिकवर होना चाहिए जिस स्टेट गवर्नमेंट में कंज्यूमर बैठा हुआ है। इस तरह के सिस्टम में ये प्रोसीजर रखा गया है कि अगर महाराष्ट्र से गुड्स चला, महाराष्ट्र से तमिलनाडु राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर गुड्स ने एंटर किया और गुड्स जो अल्टीमेटली कंज्यूम हो रहा है वो यूपी में हो रहा है। तो जब हम पूरे टैक्स सिस्टम को समझ लेते हैं, ये तो मैं 1-2 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपसे पूछा जाए कि टैक्स कौन सी गवर्नमेंट के पास रखा जाएगा, तो यूपी गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मतलब आधा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा ही जाएगा, बाकी आधा उस गवर्नमेंट के हिस्से में आता है जहां पर अल्टीमेट कंज्यूमर बैठा हुआ है, ना कि उस गवर्नमेंट के हिस्से में जहां सप्लायर है, क्योंकि जीएसटी इज ए कंजम्पशन डेस्टिनेशन कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, तो यानी कि जहां अल्टीमेट कंज्यूम हो रहा है गुड्स, तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट के पास वो टैक्स जाता है। लेकिन मैं इसको पूरा कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ नहीं समझा सकता आपको, यहाँ तो मैं केवल क्रेडिट सिस्टम को समझना है। तो मैं कह क्या रहा था आपसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जो मैन्युफैक्चरर है, अगर ये 100 रुपये का गुड्स अपना सेल प्राइस तय करता है, ठीक है, और मैं हर स्टेट पर 10% टैक्स एज्यूम कर रहा हूँ, तो बी के लिए 110 रुपये का वो गुड्स पड़ेगा, बी अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेगा, ठीक है, तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा इसका 150 हो जाएगा। जब उसमें वो 10% ऐड करेगा तो 165 का गुड्स पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, जल्दी बताइएगा मुझे, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 165 में जो सी है अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है 35 जोड़ रहा है, तो ये बैठेगा आपका 200, और 200 में जब वो 10% टैक्स के जोड़ेगा तो अल्टीमेट कंज्यूमर को वो 220 रुपये का गुड्स पड़ रहा है। जो मैन्युफैक्चरर से 100 रुपये की चीज चली है, अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते वो 220 रुपये की हो रही है। उसमें दो चीजें बड़ी अहम हैं, एक तो जितने भी स्टेजेस से होकर गुजरेगा हर एक व्यक्ति अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, और हर स्टेज पर टैक्स भी हो रहा है। इस 220 में अगर मैं टोटल टैक्स की बात करूं, इस 220 में अगर मैं टोटल टैक्स की बात करूं, तो मैन्युफैक्चरर स्टेट पर 10 रुपये का टैक्स है, उसके बाद 15 रुपये का टैक्स है आई थिंक, उसके बाद 20 रुपये का टैक्स है। तो यानी कि इस पूरे टैक्स सिस्टम के अंदर 45 का तो टैक्स ही टैक्स है। अगर हम बात करें कि अल्टीमेट कंज्यूमर को सेलिंग प्राइस कितना था, समझने की कोशिश कीजिएगा, अल्टीमेट कंज्यूमर का सेलिंग प्राइस कितना था, वो 200 रुपये था, और अगर गवर्नमेंट की रेट 10% है तो 200 रुपये के ऊपर टैक्स कितना जाना चाहिए था, 20 रुपये जाना चाहिए था, लेकिन जा कितना रहा है, वो 45 जा रहा है, यानी कि 25 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है। ये जो 25 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है उसके दो कारण हैं।
एक तो जो वैल्यू पहले से टैक्स लग चुकी है उस वैल्यू पर दोबारा टैक्स लिया जा रहा है। अगर हम सोचें कि सी से जब डी को मूव हो रहा है तो सी का जो सेलिंग प्राइस है वो है 200। जब वो 200 है उसमें टैक्स जुड़ के 220 रुपये हुआ, विदाउट टैक्स जो है वो 200 रुपये है। तो सी का जो सेलिंग प्राइस है वो 200 है। इस 200 पर टैक्स लगा रहे हो, लेकिन ये 200 में 150 रुपये तो वो भी शामिल हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। समझ आ रही है बात? क्योंकि जब बी से सी को मूव हुआ था तो 150 उसका सेलिंग प्राइस था विदाउट टैक्स। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन रखिए, विदाउट टैक्स की बात कर रहे हैं। टैक्स तो गवर्नमेंट के खाते में जाना है। ध्यान दीजिए कि अगर ये बार बार टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं होता, कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता, तो सी से डी को किस रेट पर गुड्स मिल रहा है? 200 पर मिल रहा है। तो गवर्नमेंट को 200 पर ही तो टैक्स लगाने का राइट था, तो 20 रुपये लगता ना। और अब कितना लग रहा है? 45 रुपये। तो 25 रुपये एक्स्ट्रा नहीं जा रहा गवर्नमेंट को। ये पुराने टैक्स सिस्टम की बात मैं बता रहा हूं कि पुराने टैक्स सिस्टम में क्या कमियां थी कि जाना चाहिए था 200 पर, कुछ इस तरह का प्रोसीजर बनाना चाहिए था, लेकिन वो बना नहीं पाए हैं। तो आप अगर महसूस करें तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, कल भी मैंने एग्जाम्पल दिया था। दूसरा, जिस वैल्यू पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है उस वैल्यू पर दोबारा टैक्स लग रहा है। सी अगर डी को 200 रुपये का सेल कर रहा है, विदाउट टैक्स की बात मैं कर रहा हूँ, सी अगर डी को 200 रुपये का सेल कर रहा है तो ये 200 रुपये क्या पूरे पूरे सी की जेब में जाने हैं? इस 200 रुपये में 150 रुपये पर बी पहले भी टैक्स दे के आया है। समझ आ रही है बात? और 100 रुपये पर टैक्स ए भी दे के आया है। तो यही फालतू टैक्स बैठ रहा है। अगर आप 150 और 100 रुपये को जोड़ेंगे तो वो 250 आएगा, और 250 पर जो 10% टैक्स आएगा तो जो 25 रुपये आ रहा है, जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको जो एक्स्ट्रा आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है कि अगेन एंड अगेन सेम वैल्यू पर टैक्स लगता था। क्लियर है बात? यहाँ तक बात समझ में आती है आपके? अब गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर क्रेडिट सिस्टम लागू किया है। क्रेडिट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आप अगर एज ए परचेजर पहले टैक्स दे के आए हैं, ठीक है ना, माना सपोज कीजिए कि ए ने बी को गुड्स बेचा, ठीक है, तो ए अपना प्राइस तय करते हुए टैक्स जोड़ देगा और अल्टीमेटली वो कलेक्ट करेगा बी से। क्योंकि ए को तो 100 रुपये चाहिए, ठीक है ना, उसे अपनी मैन्युफैक्चरिंग की कीमत जो सेलिंग प्राइस है 100 रुपये चाहिए, लेकिन क्योंकि उसे गवर्नमेंट को भी टैक्स देना है 10%, तो वो भी किससे रिकवर किया जाएगा? बी से रिकवर किया जाएगा। तो बी के हाथ में जो कॉस्ट बैठ रही है वो कितनी बैठ रही है? 110। समझ आ रही है बात? लेकिन बी को भी खुद कंज्यूम करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बी को भी आगे क्या करना है? उसे सी को सेल करना है। तो जब बी 110 रुपये दे के आएगा, जिसमें से 100 रुपये की परचेज है और 10 रुपये का टैक्स है, तो ये अब नए सिस्टम पर आ गया हूं मैं। अब मैं नए सिस्टम पर आ रहा हूं कि क्रेडिट सिस्टम क्या है। कि जब बी जो है एज ए होलसेलर वो ए को टैक्स दे के आ रहा है, तो जब वो बी सी को सेल करेगा तो उसे पुराने टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा, जो कि पहले संभव नहीं हो पा रहा था लाख कोशिशों के बाद भी। क्योंकि हो सकता था कि ए ने जो टैक्स दिया हो, मैं पुरानी सिस्टम की बात कर रहा हूं कि क्यों संभव नहीं हो पा रहा था, कि ए ने जो टैक्स दिया है बी को मतलब बेचते वक्त, तो वो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हो। अब बी अब सी को जो बेचेगा उस समय हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट को उसे टैक्स देना पड़ रहा हो, तो स्टेट गवर्नमेंट उस टैक्स का क्रेडिट नहीं दे पाती थी जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो दे के आया है। लेकिन क्योंकि अब एक ही छत के नीचे सब लोग आ गए हैं, यानी कि जीएसटी के अंदर आ गए हैं, तो ये टैक्स सिस्टम, ये जो क्रेडिट सिस्टम है लागू हो चुका है। इसमें जब भी आप परचेज करेंगे और टैक्स दे के आएंगे, तो परचेज करते समय का जो टैक्स है वो आपके लिए एक एसेट है। परचेज करते समय का जो टैक्स है वो क्या है? आपके लिए एसेट है, जिसे हम कहेंगे इनपुट टैक्स, परचेज करते समय का, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, परचेज करते समय
मैं रिपीट दोबारा कर रहा हूं कि बी जो है ए को कितने रुपए दे के आया है, 110 रुपए दे के आया है। बी ए को 110 रुपए दे के आया है, जिसमें 10 रुपए किस चीज के शामिल हैं, टैक्स के शामिल हैं। तो जब बी अपने यहाँ एंट्री करेगा, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट 100 रुपए करेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट या इनपुट एसजीएसटी, वो टैक्स जुड़े मतलब हम वो कर लेंगे। तो जो भी टैक्स, तो हाँ, तो वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि आईजीएसटी यूज करना है या सीजीएसटी एसजीएसटी यूज करना है। तो जो 10 रुपए है वो इनपुट टैक्स के नाम से डेबिट होगा। डेबिट इस वजह से होगा कि ये एक एसेट है, इसका आपको वापसी मिल जाएगा। लेकिन परचेज 110 रुपए की नहीं है, परचेज कितने की आपकी 100 की ही है। लेकिन आपको क्योंकि देके तो आप 10 रुपए भी आए हैं ना, तो अगर आपने कैश दिया होगा एक तो टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट आ जाएगा। अगर आपने क्रेडिट में खरीदा है तो आपको टू ए यूज करना पड़ेगा। तो उसे तो आप क्रेडिट 110 रुपए से ही करोगे, उसे तो 100 रुपए से नहीं करोगे। परचेज आपकी 100 रुपए है, लेकिन इनपुट टैक्स आपका कितना है, 10 रुपए है। टू बैंक या टू कैश या टू सप्लायर कितने से क्रेडिट होगा आपका, 110 रुपए से होगा। समझ आ रही है बात। जब बी सी को गुड्स बेचेगा, तो मेरे एग्जाम्पल में बी सी को कितने का गुड्स बेच रहा है, 150 का, उसमें 15 रुपए टैक्स के अलग से हैं, ठीक है ना, उसमें 15 रुपए टैक्स के अलग से हैं। इसका मतलब है बी सी से कितना रिकवर करेगा, 165। अगर मैं ये कह देता हूं कि बी सी से बेचते वक्त कैश, मेरी बात सुन लीजिए पहले आराम से, उसके बाद सोचिए। बी सी को जब गुड्स बेचेगा 150 रुपए का, और उसमें टैक्स के भी वो जोड़ेगा 15 रुपए, 165 का सेल करेगा, तो वो अपने यहाँ एंट्री बनाएगा कि अगर कैश में रिसीव हो रहा है तो या बैंक से रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट 165, क्योंकि वास्तव में 165 ही वो रिसीव कर रहा है। टू सेल 150, क्योंकि सेल 150 से ज़्यादा की नहीं है। जो 15 रुपए हैं वो टैक्स के हैं, जो उसकी लाइबिलिटी है सेलर की कि उसे गवर्नमेंट को देना है, तो उसे कहेंगे हम टू आउटपुट जीएसटी, उसे हम कहेंगे आउटपुट जीएसटी। तो इतना बात समझ लीजिए कि खरीदते वक्त आपको इनपुट जीएसटी यूज करना है। खरीदते वक्त खरीदार जो टैक्स दे के आ रहा है सेलर को, क्योंकि अल्टीमेटली खरीदार ही वो भुगत रहा है, तो वो जो टैक्स के दे रहा है आ रहा है, तो उसे पता है उसका क्रेडिट मिल जाएगा, तो वो है इनपुट जीएसटी। जब वो सेलर एज ए सेलर काम करेगा और वो सेल करते समय टैक्स देगा, तो उसे हम कहेंगे आउटपुट जीएसटी। अब आपका काम केवल यहीं तक है, बाकी तो फिर जीएसटी का और काम शामिल हो जाता है कि जैसे अगर आपको इस क्वेश्चन में आउटपुट जीएसटी के नाम से लायबिलिटी कितनी है आपकी, 15 रुपए, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को आपको 15 रुपए नहीं देने हैं। गवर्नमेंट ये कहती है कि क्योंकि आपने बी ने खरीदते वक्त भी टैक्स दिया था, इनपुट टैक्स दिया था 10 रुपए का, तो मुझे 15 में से 10 लेस करने के बाद मुझे केवल आप क्या कर दीजिए, 5 रुपए दे दीजिए। तो इस तरह से ये टैक्स सिस्टम चलता है। लेकिन ये क्या है, ये फिर अब जीएसटी की बात हो जाएगी ज़्यादा कि हम क्रेडिट कैसे अवेल करेंगे, कैसे अवेल नहीं करेंगे, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है। फिलहाल आपके मतलब की जो बात है कि वो ये है कि आपको परचेज करते समय जो टैक्स है उसे इनपुट जीएसटी के नाम से डेबिट करना है, और सेल करते समय जो टैक्स है उसे आउटपुट जीएसटी के नाम से क्रेडिट करना है। कुछ सिचुएशन में देखिए जो क्रेडिट मिलता है, अब ये और समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो क्रेडिट मिलता है वो इस ऑब्जेक्टिव के साथ मिलता है कि आप उसे फर्दर बेचेंगे, आप उसे क्या करेंगे, फर्दर बेचेंगे, तभी आपको क्रेडिट मिलता है। अदरवाइज जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उसे कोई क्रेडिट नहीं मिलता। मैं अगर एसी अपने घर में यूज करने के लिए ला रहा हूँ, वो 40,000 रुपये का एसी है जिसमें 10,000 रुपये टैक्स के भी शामिल हैं, तो जो 30,000 रुपये एसी सॉरी जो 30,000 रुपये एसी की कॉस्ट है प्लस 10,000 रुपये टैक्स जा रहा है उसमें, टोटल 40,000 रुपये है, तो मुझे तो 40,000 रुपये का ही पड़ेगा, वो 10,000 रुपये का मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अल्टीमेट कंज्यूमर हूँ। क्रेडिट किसे मिलता है, जिसे रीसेल पर्पज के लिए
गुड्स चाहिए या जिसे अपने बिजनेस में यूज करने के लिए गुड्स चाहिए। सपोज कीजिए यही एसी जो मेरे घर में लगा हुआ है वो मेरे घर में ना लग के मेरे ऑफिस जहाँ से मैं पढ़ाता हूँ वहाँ लगा हुआ है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो उस पर भी मुझे जीएसटी देना पड़ता है, तो उस एसी पर भी मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। यानी कि बिजनेस के लिए जो हेल्पफुल एसेट हैं या जो सर्विसेज मैं लेता हूँ तो उन पर जो जीएसटी दे के आ रहा हूँ मैं उस पर भी मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। बिजनेस प्रीमाइसेस में जो टेलीफोन का कनेक्शन लगा हुआ है उस पर जो जीएसटी जा रहा है तो मुझे उसके ऊपर भी क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा किसे? बिजनेस हाउसेज को ही मिलेगा जो फर्दर उन एसेट को या उन सर्विसेज को अपने फर्दर बिजनेस को देने में यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात ये? जब तक आप यूज नहीं करेंगे, अगर अल्टीमेट कंज्यूम नहीं होगा तो क्रेडिट, अगर अल्टीमेटली अगर आप सेल नहीं कर पा रहे हैं तो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। इतना बात ध्यान रखिए। अब बात आती है रिवर्सल क्रेडिट की। सपोज कीजिए आपने देखा होगा जनरल एंट्री में कि कुछ गुड्स जो ओनर है, प्रोप्राइटर है, अपने पर्सनल पर्पज के लिए ले लेता है, ठीक है ना। आपने परचेज किया पहले गुड्स, तो उस समय इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया ये मानते हुए कि आप इसे सेल करेंगे, लेकिन बाद में पता लगा कि आपने उसे पर्सनल पर्पज के लिए कंज्यूम कर लिया। तो जितना पर्सनल पर्पज के लिए कंज्यूम करेंगे उतना क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा। अगर आपके दुकान से, आपके प्रीमाइसेस से गुड्स चोरी हो जाता है, ठीक है ना, तो भी रिवर्सल होगा, क्योंकि वो आप फर्दर बेच नहीं पाए। तो आपको दो नुकसान होते हैं, जो गुड्स चोरी हो गया वो भी नुकसान है, प्लस जो क्रेडिट मिलना था उस गुड्स के ऊपर उसको भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आपके इनपुट, अभी आप समझ लीजिए, थ्योरी समझ लीजिए भी आप, जब आपको न्यूमेरिकल आएगा पता लग जाएगा। तो रिवर्सल आपको करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपने सैंपल में गुड्स बांटे या आपने एडवर्टाइजमेंट में गुड्स बांटे, क्योंकि आप उसे अल्टीमेटली बेच नहीं पा रहे हैं, तो भी आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था वो रिवर्सल करना पड़ेगा। इतनी सारी चीजें याद करने के जगह सिंपल एक चीज हमें याद करनी है कि अल्टीमेटली अगर आप गुड्स को बेच नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं कि आप गुड्स को बेच नहीं पा रहे हैं, तो टैक्स का आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर आप स्क्रीन पर देखें तो एक टेबल बनी हुई है जिसमें लास्ट पॉइंट है रिवर्सल ऑफ जीएसटी। तो अगर आप देखें रिवर्सल ऑफ जीएसटी, अगर परचेज रिटर्न हो गई तो भी रिवर्सल होगा, क्योंकि आपने परचेज करते समय जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था अब अल्टीमेटली उसे बेच तो पाएंगे नहीं, वो तो आप रिटर्न कर रहे हैं। ड्रॉइंग्स है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज गिफ्ट है, गुड्स लॉस्ट इन फायर और थेफ्ट है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट और सप्लाई विच आर नॉट अलाउड टू बी अवेल्ड बाय द रिसिपिएंट। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका क्या होगा? रिवर्सल होगा। रिवर्सल का मतलब क्या है कि जब आपने परचेज किया था तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को डेबिट किया था, और अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो जो नॉर्मल एंट्री बनाते हो आप वही बनाओगे, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट को आपको क्रेडिट भी करना पड़ेगा जिससे वो माइनस हो जाए। क्लियर होगी बात ये? अब सीधे आइए क्वेश्चन पर। इलस्ट्रेशन 8, आपको एंट्री बनाते वक्त पहले ये सोच के बनाइएगा एंट्री आप कि जैसे जीएसटी इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है, इजी पड़ेगा। फिर हम जीएसटी को देखेंगे किस तरह से एंट्री देनी है उसे। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रोहित। आपको रोहित की बुक्स में एंट्री को जर्नलाइज करना है। परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल फॉर ₹50,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 9% ईच। आपने गुड्स साहिल से परचेज किया है 50,000 रुपये का, उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% जुड़ेगा। आप पहले सीजीएसटी एसजीएसटी को मारिए गोली। आपने गुड्स 50,000 का साहिल से परचेज किया, कैश लिखा हुआ नहीं है, पार्टी का नाम लिखा हुआ है, तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू साहिल। एम आई राइट? जल्दी बताइएगा बेटा, ये एंट्री बनेगी या नहीं बनेगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू साइड, यही एंट्री बनेगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू साइड। इसमें तो कुछ और नहीं होगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू साइड। एंट्री क्या बनेगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू साइड।
मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ दिया है। 50,000 की परचेज करी है आपने, ठीक है, और 50,000 ही साहिल के नाम की क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि इसमें CGST SGST है, क्लियर है, तो क्या साहिल केवल परचेज करते वक्त सेलर को 50,000 रुपये ही देगा, या सेलर साहिल से CGST और SGST के भी शामिल करेगा, आप बताइए। तो वो CGST SGST भी जोड़ेगा, जो कि है 9% ईच, जो कि है 9% ईच। अब क्योंकि CGST भी 9% है, SGST भी 9% है, तो अब आप क्या करेंगे, इनपुट के नाम से लिखेंगे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। तो 50,000 का 9% आप जोड़िए, कितना आता है, 4500 और 4500, ठीक है। तो साहिल को टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे, 59,000 देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ही एंट्री पास होगी कि 50,000 तो परचेजेस के हैं, क्योंकि नेट परचेजेस 50,000 है एक्सक्लूसिव ऑफ GST, जिसमें GST शामिल नहीं है, क्लियर है। लेकिन उसे CGST भी फिलहाल दे के आना पड़ रहा है और उसे SGST भी फिलहाल दे के आना पड़ रहा है। लेकिन साहिल के लिए एक एसेट है, तो एसेट होती हैं डेबिट, इसलिए इसे क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया कि फिलहाल ये क्या है, एसेट है, जिसका इसे क्रेडिट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगली एंट्री क्या है, अगली एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम सैम फॉर भी 40,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% प्लस CGST एंड SGST 9% ईच। 20,000 was paid immediately and balance payable after 3 months। अभी आप CGST SGST को मारिए गोली। अभी आप ये मानिए कि आपने सैम से गुड्स परचेज किया है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 40,000 रुपये का है, और सैम से आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट पर किया है। तो आपको मालूम है, मैंने एंट्री में बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट की हम कहीं पर भी कोई एंट्री पास नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया जाता है और ये देखा जाता है कि नेट परचेज या नेट सेल कितने की है, तो वो 36,000 की आएगी। एम आई राइट बेटा, जल्दी बताइएगा कि ये बात क्लियर है आपको। तो सेम से आपने कुछ परचेज करा, तो अगली एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सेम, ठीक है ना। ऑल्दो अभी मैं सब बता रहा हूँ, अभी मैं आपको एंट्री बताना सिखा रहा हूँ, मुझे भी आगे पढ़ना है कि कुछ पेमेंट आपको कैश में कर दिया, कुछ नहीं करा, वो हम देखेंगे। फिलहाल तो मैं आपको अमाउंट लिखना सिखा रहा हूँ। ये 36,000 आ जाएगा यहाँ पे या नहीं आ जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में 10% तो डिस्काउंट था और 9% CGST SGST था, तो यहाँ पे क्या करोगे, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। तो 36,000 का 9% निकालिए, कितना आता है, 36,000 का 9% निकालिए, कितना आता है। कैलकुलेटर सबके हाथ में है, 3240। तो एक तरीके से सेम कितने से हो जाएगा, तो 36,000 प्लस 6,480, यानी कि सेम को कितने देने हैं हमें, 42,480। अब सेम क्रेडिट कितने से हो गया, 42,480। मैं एंट्री बनाना सिखा रहा हूं। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये कह रहे हैं 20,000 वाज पेड इमीडिएटली एंड बैलेंस पेबल आफ्टर 3 मंथ। तो जो 20,000 आपने इमीडिएटली पेमेंट कर दी है, तो वो तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा 20,000। अब सेम के खाते में कितने आ जाएंगे, 20 घटा दीजिए, तो सेम क्रेडिट कितने से हो जाएगा, 22,480। जल्दी बताइएगा ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कोई भी दिक्कत नहीं है GST के एंट्री में, आप जैसे नॉर्मल बनाते हैं एंट्री वैसे ही बनाइए, ठीक है ना। उसके बाद GST को लिखना स्टार्ट कीजिए। समझ आ रही बात। अगली जो थर्ड पॉइंट है, गुड्स कॉस्टिंग, यहां से अब आपको समझ में आएगा विड्रॉवल रिवर्सल का केस। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज
सच गुड्स वर परचेज बाय पेइंग CGST and SGST 9% ईच। आपने 20,000 रुपए का जो गुड्स है वो पर्सनल परचेज अपने पर्सनल पर्पज के लिए विड्रॉ कर लिया। एंट्री क्या बनती है समझिएगा। नॉर्मल जो एंट्री बनती है वो क्या बनती है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, ये बनती है या नहीं बनती। 20,000 यहाँ जाएगा और 20,000 यहाँ जाएगा। लेकिन क्योंकि आपने परचेज के ऊपर CGST और IGST दिया, CGST और SGST दिया हुआ है, समझ आ रही है बात। तो जो आपका डेबिट किया होगा आपने, एसेट है, जिस समय आपने परचेज किया होगा तो उस समय ये क्रेडिट जो है एसेट है, तो ये आपको रिवर्स करना पड़ेगा। इसको रिवर्स करने का तरीका क्या है, टू इनपुट CGST और टू इनपुट SGST, यानी कि जिस नाम से आपने डेबिट किए थे उसी नाम से क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। 20,000 के ऊपर 9% आएगा तो कितना आएगा, जल्दी बताइएगा। 1800। 20,000 के ऊपर 9% आएगा तो कितना आएगा, तो 1800 इनपुट CGST है, 1800 इनपुट SGST है। अब सबको जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, 23,600। तो ड्राइंग्स आपकी 23,600 आएंगी, ना कि 20,000 आएंगी। ड्राइंग्स आपकी कितनी आएंगी, 23,600 आएगी, ना कि 20,000 आएगी। परचेज केवल 20,000 आएगी, लेकिन जो ड्राइंग्स आएंगी वो आएगी 23,600। जल्दी से बताइए बेटा, इट्स क्लियर और नॉट, इट इज क्लियर और नॉट। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ, पेड रेंट टू गगनदीप फॉर 30,000 प्लस CGST and SGST 6%। बिजनेस हाउस ने, यानी कि जो भी नाम है इसका, मिस्टर रोहित, इसने रेंट पेड किया है गगनदीप को। ये मैं समझा देता हूं आपको, बाकी इतनी डिटेलिंग में जाना नहीं है। ये तभी बातें हैं जब आप बिजनेस के लिए कुछ पेमेंट कर रहे हैं। अगर रोहित अपने पर्सनल मकान का रेंट पेड कर रहा है तो उसे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। जब वो बिजनेस के प्रीमाइसेस का रेंट दे रहा है और रेंट के साथ साथ वो GST भी पेमेंट कर रहा है तो उसका उसे क्रेडिट मिल जाएगा। बिना बिजनेस के कोई क्रेडिट आपको अवेल नहीं होता है, ठीक है। तो ये माना ही जाएगा कि आप बिजनेस का रेंट दे रहे हैं, और सिंपल सी बात है, जब बिजनेस का रेंट दे रहे हैं तो ही ट्रांजैक्शन यहाँ पर आएगी, अदरवाइज वो ड्राइंग के नाम से आ जाएगी। क्लियर है। तो पेड रेंट टू गगनदीप फॉर 30,000 प्लस CGST and SGST 6%। तो रेंट अकाउंट डेबिट आ जाएगा क्योंकि खर्चा है। पेड रेंट पेड कर रखा है आपने तो पार्टी का नाम तो आएगा नहीं, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, चेक दिया हुआ नहीं है तो कैश ही आ जाएगा। तो मैं अब आपको यहीं से समझा दे रहा हूँ। रेंट अकाउंट डेबिट, तो देखिएगा आंसर में देख लीजिएगा, रेंट अकाउंट डेबिट 30,000। अब टू बैंक कितना आएगा, नॉर्मली तो 30,000 ही आ जाता, लेकिन क्योंकि रेंट पेड करते वक्त इनपुट CGST 6% लग रहा है, इनपुट SGST 6% लग रहा है, तो बैंक में जो जाएगा इन दोनों को जुड़ के जाएगा 33,600। बिजनेस प्रीमाइसेस के लिए जो आप फिलहाल CGST या IGST दे के आ रहे हैं उसका आपको क्रेडिट, हाँ वो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अगला फिफ्थ पॉइंट है, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट 10% रिटर्न टू सेम, सच गुड्स वर परचेज बाय पेइंग CGST SGST 9% ईच। आपने गुड्स रिटर्न कर दिया 5,000 रुपए का, ठीक है ना, बिफोर ट्रेड डिस्काउंट तो 10%, यानी कि इस पर ट्रेड डिस्काउंट भी मिला होगा। तो नॉर्मल एंट्री क्या बनाते हैं आप, क्योंकि सेम से आपने खरीदा था तो सेम डेबिट टू परचेज रिटर्न बनाते नहीं बनाते। अब कितने अमाउंट से बनाते हैं आप, 5,000 में 10% माइनस भी करते। तो देखिएगा एंट्री समझिएगा पहले, सेम डेबिट टू परचेज रिटर्न बनाते या नहीं बनाते, जल्दी बताइए। सेम डेबिट टू परचेज रिटर्न बनाते, अब कितने से बनाते आप, 4,500 से बनाते या नहीं बनाते, जल्दी बताइए। लेकिन 4,500 पर 9% CGST IGST भी लगा होगा। जब आपने परचेज किया था तो उस समय क्रेडिट ले लिया था, लेकिन क्रेडिट इस आधार पर मिलता है कि आप भविष्य में इसे बेचेंगे। आपने बेचा नहीं बल्कि उसे लौटा दिया,
तो वो क्रेडिट आपका वापस लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। अब क्रेडिट को वापस लेने का तरीका है, उसे क्रेडिट कर दीजिए। इनपुट CGST टू इनपुट SGST। समझ आ रही है बात? 4500 में 9% जोड़ दीजिए, जल्दी बताइए कितना आएगा, इंटू 9%, 405 और 405, और सेम जो डेबिट होगा इन सबके टोटल से डेबिट होगा, कितना हो जाएगा? 4500 प्लस 405 प्लस 405, 5310। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, 5310। यस, अभी आपके समझने के लिए, अभी ज्यादा दिमाग ना लगाएं, सैम नहीं देगा, सैम को डेबिट करना है, सैम का अकाउंट इतने से डेबिट हो गया। समझ आ रही है बात? अभी आप पूरा टैक्स सिस्टम नहीं समझ पाओगे। इसी टैक्स सिस्टम को समझाने में जब सी इंटरमीडिएट की 8-10 क्लासें यहाँ तक पहुंचने में खत्म हो जाती हैं। अभी आप केवल जर्नल एंट्री करना सीख लीजिए, जितना फिलहाल के लिए जरूरी है, ठीक है ना? नहीं तो आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे, कौन किसे वापस करेगा, कैसे करेगा, ये तो बहुत आगे की बात है। फिर है परचेज फर्नीचर फॉर 4800 इंक्लूडिंग IGST, ठीक है ना? ये इन्होंने बहुत इजी कर रखे हैं आपके लिए क्वेश्चन, नहीं तो क्या कर सकते थे, वो स्टेट का नाम देते, अब फिर आपको सोचना पड़ता है कि यहाँ पे CGST लगेगा, IGST लगेगा, SGST लगेगा। इन्होंने तो बता दिया कि IGST लग रहा है, क्लियर है? लेकिन इसमें एक चीज ट्विस्ट है कि 44,800 इंक्लूडिंग IGST है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि परचेज की नेट वैल्यू कितनी रही होगी। ये तो IGST जुड़ा हुआ है, तो आप कैसे निकालेंगे? 44,800 तो 112 के बराबर हो गया, 44,800 112 के बराबर हो गया, तो 100 की इक्वल करने के लिए उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे आपकी परचेज की फर्नीचर की नेट कीमत आ जाएगी 44,800 डिवाइड बाई 112 इंटू 100, तो 40,000 जो है वो फर्नीचर की विदाउट IGST कीमत आ गई। फर्नीचर की विदाउट IGST जो कीमत आ गई वो कितनी आ गई? 40,000। बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताइएगा। 40,000 जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? फर्नीचर की वैल्यू आ गई विदाउट IGST, क्लियर है? तो नॉर्मली अगर आप फर्नीचर परचेज करते तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था, किससे परचेज किया है या कैश में परचेज किया है? फर्नीचर कैश में परचेज किया है, किससे परचेज किया है? परचेज फर्नीचर तो कैश में ही है, जब तक कुछ नहीं लिखा तो टू कैश अकाउंट आ जाता 40,000, ठीक है। अब फर्नीचर में भी कितना आ जाता? 40,000, लेकिन आपको पता है आपने IGST भी दिया हुआ है, तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, तो जो 44,800 था यानी कि 4,800 वो आपका इनपुट IGST के नाम से डेबिट होगा, तो क्रेडिट में आपको अब कैश कितना लिखना पड़ेगा? 44,800, क्लियर है? क्योंकि इनपुट IGST का भी आपको क्या मिल जाएगा? क्रेडिट मिल जाएगा। और लास्ट है परचेज मशीनरी फ्रॉम मेसर सिम्फनी इंडस्ट्री फॉर 1,40,000 प्लस CGST and SGST 9% ईच, पेड 1 लाख इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ। जैसे भी हमने ऊपर एक एंट्री करके आए थे उसी तरह की एंट्री है कि आपने मशीनरी खरीदी मेसर सिम्फनी इंडस्ट्री से 1,40,000 रुपये का, जिसमें CGST SGST भी जोड़ना है भी आपको, और 1 लाख इमीडिएटली पेड कर दिया। तो यहाँ पर एंट्री अगर बनाते आप तो क्या बनाते? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट, ये देख लीजिएगा कि चेक से है या किससे, टू मेसर्स सिम्फनी इंडस्ट्री अकाउंट, इस तरह की एंट्री बनती।
मशीनरी डेबिट होता 1,40,000 रुपये से, कैश आप 1 लाख दे चुके हैं तो 1 लाख से क्रेडिट होता, और मैसर सिम्फनी इंडस्ट्री 40,000 रुपये से क्रेडिट हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर CGST SGST भी है तो वो भी जोड़ना पड़ेगा। तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, तो 99% है, तो कितना आ जाएगा 1,40,000 का 9% 12,600, 12,600। अब मैसर सिम्फनी के सामने कितना आएगा 65,200। जल्दी बताइए बेटा, इट्स क्लियर, यस और नो? रिया एक बार हैंड रेज कीजिए, कल आपका कनेक्शन लग नहीं पा रहा था, मैं देखता हूं आज भी यही प्रॉब्लम है क्या। यस रिया, प्लीज स्पीक। रिया बोलिए। रिया, यस सर। हाँ तो बोली क्यों नहीं आप इतनी देर से? तो आज कनेक्शन ठीक है आपका, है ना? तो कभी कभी हो सकता है कि कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाए, तो बाकी आप में से पूछ ही सकती हैं। तो कोई प्रॉब्लम है भी आपको इस पूरे GST कॉन्सेप्ट में, जनरल एंट्री में? नो सर। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर फिनिश कर रहा हूं। तो एक क्लास और हम देखेंगे क्योंकि 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। वैसे कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो चुका है, मुझे कॉन्सेप्ट में कोई नई चीजें इंट्रोड्यूस नहीं करनी है जहां तक जनरल एंट्री का सवाल है। बाकी तो कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, ये पूरा का पूरा GST एक लो है। तो इस स्टेज पर आपको भी अपने माइंड को थोड़ा सा जो वांटेड क्वेश्चन हैं, जो नहीं आने चाहिए इस स्टेज पर, आप ये सोचें कि पूरा GST क्लियर हो जाएगा इस स्टेज पर, तो वो संभव नहीं है। क्लियर है? आपको केवल हमें अपना मकसद पूरा करना है कि जनरल एंट्री हमारी कंप्लीट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, तो वो जनरल एंट्री आपकी दिक्कत नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। एक लेक्चर और लेंगे, उसके बाद GST का जो कॉन्सेप्ट है फिनिश हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।